हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे रोज के बचत से जुड़ा हुआ है। फिक्स डिपॉजिट। बैंकों के फिक्स डिपॉजिट आज भी बचत के सबसे लोकप्रिय साधन हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से इंटरेस्ट रेट लगातार नीचे आने की वजह से वैसे लोग जिनकी पूरी जिंदगी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से चलती है या उससे आने वाले इनकम से चलती है, उनके लिए ये एक बड़ा कष्टप्रद परिवर्तन है, क्योंकि जो इनकम मिलती थी, जो पहले इंटरेस्ट मिलता था, वह अब काफ़ी कम हो गया है। और दूसरी जो बड़ी समस्या है फिक्स डिपॉजिट के साथ, वो है जब हम उसे तोड़ने जाते हैं। हमें किसी लाचारी में, विवशता में, अपरिहार्य कारण से जब फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ता है तो हमें दो तरह से नुकसान होता है। पहला कि जो इंटरेस्ट रेट है, पहले मान लीजिए अगर मैंने 5 साल के लिए रखा था और 3 साल के बाद उसे विड्रॉ करने जाता हूं, तो मुझे उस समय से 3 साल का इंटरेस्ट दिया जाता है। और दूसरा, हमें एक पेनाल्टी लगभग 1% हमसे ली जाती है। तो क्या इसका कोई उपाय है क्या? तो वर्तमान में जो फिक्स डिपॉजिट चला आ रहा है उसमें तो कोई छेड़छाड़ या बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसमें एक नया वेरिएंट लाया जाए, जिसे मैं ट्रेडेबल डिपॉजिट कहता हूं, या उसे फिक्स डिपॉजिट ट्रेडेबल भी कह सकते हैं, अगर ऐसी कुछ व्यवस्था लाई जाए तो इन दोनों प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसे समझाता हूं। मान लीजिए हमने 5 साल के लिए एक एफडी रखा है और जिस पर आज के दर से 5.4%, ये मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट की रेट बता रहा हूं, 5.4% हमें 5 साल के लिए मिलती है और 3 साल के लिए हमें लगभग 5.3% मिलता है। तो इस समय हमें लगभग 130 रुपये मिलते हैं और इनका लगभग 116 रुपये होता है मेच्योरिटी वैल्यू। लेकिन यही 5 साल के फिक्स डिपॉजिट को जब हम 3 साल के समय तोड़ने जाते हैं तो इसकी वैल्यू मुझे मिलती है 115 रुपये। सो 1% का सीधा सीधा हमें नुकसान होता है, राइट? ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। लेकिन अगर यही फिक्स डिपॉजिट हमारा ट्रेडेबल होता, अगर मैं किसी दूसरे आदमी को बेच सकता जिसे कि रिमेनिंग 2 साल के फिक्स डिपॉजिट की जरूरत है, तो मुझे 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट है, जो 5.1% है, उसके हिसाब से मुझे आसानी से 117 रुपये से भी ज्यादा मिलते, राइट? क्यों? क्योंकि अब जो इसका डिस्काउंटिंग रेट है वो 130 डिवाइडेड बाई 1.051 टू द पावर 2 होगा, राइट? ये एक सिंपल सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, बट उसके हिसाब से ये लगभग 117 रुपये की वैल्यू मुझे मिलती है। तो यहां पर हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो अगर डिपॉजिट ट्रेडेबल होता तो मुझे 115 नहीं, मुझे 117 रुपये मिलते, राइट? तो मेरा इनकम भी ज्यादा होता। दूसरी जो सबसे बड़ी फायदा है कि चूंकि रिमेनिंग पीरियड अब कम है, तो इंटरेस्ट रेट भी उस रिमेनिंग पीरियड के लिए कम होगा और इसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब कुल मिलाकर अगर ये कहें कि बिना किसी इंटरेस्ट रेट के छेड़छाड़ के हमें लगभग 2 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा होता है 100 रुपये पर। तो अगर आपने 10 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट रखा है तो ये फायदा लगभग आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे सकता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जो सबसे बड़ी मुसीबत है फिक्स डिपॉजिट के साथ आज के डेट में, वो है इंटरेस्ट रेट का लगातार कम होना। अब ऐसी परिस्थिति में जब इंटरेस्ट रेट लगभग 2 से 3% कम हो गए हैं,
इनफैक्ट लास्ट 6 महीने में लगभग 1% कम हो गए हैं। वैसी परिस्थिति में अगर मेरा फिक्स डिपॉजिट 5 साल का है और रिमेनिंग मैच्योरिटी 4 साल की है या 3 साल की है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इसमें हर परसेंट पर, हर 1% के इंटरेस्ट रेट के कम होने पे लगभग 3 से 4% की वैल्यू में इंक्रीज होती है, वैल्यू में इंक्रीज होती है। 1% इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है कि जो हमने देखा कि 117 रुपये मिलने वाले थे, अगर 1% कम होगा तो इसकी वैल्यू 2 साल अगर बची हुई है तो 2% ज्यादा, 3 साल बची हुई है तो 3% ज्यादा, मतलब 117 की जगह अब मुझे लगभग 120 रुपये मिलेंगे। तो कहां मुझे बैंक से प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर, एफडी को तोड़ने पर 115 रुपये मिल रहे थे और कहां ये अब मुझे 120 रुपये मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस भी होते हैं। तो जैसे ही हम इसे ट्रेडेबल बनाते हैं तो इसका अर्थ है प्राइस का ऊपर या नीचे जाना। प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे की ओर गए तो प्राइस ऊपर जाएगा, जो मेरे लिए बहुत फेवरेबल है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर की ओर गए तो मेरे प्राइस पर इंपैक्ट होगा और वो नेगेटिव इंपैक्ट होगा, अर्थात मेरा प्राइस नीचे जाएगा। जहां 2% का बेनिफिट हो रहा था हर परसेंटेज इंटरेस्ट रेट नीचे आने से, वहां अब हर बार इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से मेरी प्राइस 117 से वापस घट के 115 आ जाएगी, राइट। तो ये एक चैलेंज होता है किसी भी ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में, खास करके फिक्स्ड इनकम में, कि हमारे प्राइस के मूवमेंट ऊपर या नीचे हो सकते हैं। लेकिन ट्रेडेबल डिपॉजिट में हमें 2 फायदे हैं और वो मैं आपको बताता हूं। पहला फायदा है कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट यील्ड कर्व इस तरह से है, 1 साल का समझिए 5% और 5 साल के समझिए 6% है, तो ये मेरा एक कैप बन जाता है। जब ये यील्ड कर्व, जब ये इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर जाएगा, राइट, इसके ऊपर क्रॉस करेगा, तो इस क्षेत्र में मुझे नुकसान होगा। इस क्षेत्र में तो ये इसके ऊपर जब भी जाएगा ये मुझे नुकसान होगा। तो पहला तो ये इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएगा और इस लेवल के ऊपर जाएगा, और दूसरा कि जब मैं प्री मैच्योर विड्रॉ करने के लिए जाता हूं तो क्या है कि मैंने पहले तो 5 साल के लिए रखा था, अब मैं 3 साल के बाद विड्रॉ करने जा रहा हूं, तो जो गैप था मेरा वो गैप अब काफी बढ़ गया है। सो ये मुझे एक नेचुरल हेज देता है, ये दोनों मिलाकर एक नेचुरल हेज देते हैं। और जो उससे भी बड़ी बात है, चूंकि मैं यहाँ एक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, डिपॉजिट्स को ट्रेडेबल बनाने के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि ये प्राइस नीचे भी आ गया, हमें 115 मिलना था और आज के डेट में उसकी वैल्यू 110 रुपये है। तो मैं अगर कुछ ना करूं, इसे सिर्फ होल्ड करूं अपने मैच्योरिटी तक, तो मेरे पास वो ऑप्शन तो है ही। अर्थात अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए हैं और मुझे प्राइस का नुकसान हो सकता है बेचने में, तो मेरे पास जैसे आज एक नॉर्मल किसी भी बॉन्ड में ये ऑप्शन है कि या तो मैं उसे बेचूं या उसे मैं अपने पूरे समय के लिए रखूं। तो मैं पूरे समय के लिए अगर रखता हूं तो मुझे वो बेनिफिट अपने आप मिल जाती है। तो मैंने जो यील्ड लॉक इन किया था, जो रिटर्न लॉक इन किया था, अगर मैं उसे नहीं विड्रॉ करता हूं तो वो मेरा इंटैक्ट रहता है, राइट। सो ये 2 सेफ्टी वाल्व हैं ट्रेडेबल डिपॉजिट्स के। अब 3 सवाल उठते हैं जो इसके एगेंस्ट में है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला है कि फिक्स डिपॉजिट हम इसलिए रखते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, राइट। हमें अपने इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं चाहिए। हमें कम से कम इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड है। सो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। सो राइट, मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख रहा हूं। ये एक एडिशनल ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूं। वैसे लोग
जिनको ये लगता है कि नहीं ये ट्रेडेबल होना चाहिए और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो मैं सफ़र ना करूं, जो आज के डेट में कई लोगों को, कई डिपॉजिटर्स को करना पड़ता है, अगर वो सफ़र ना करूं तो मुझे ये एक ऑप्शन एडिशनली मिलना चाहिए। उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि रिटेल इन्वेस्टर आज के डेट में रिस्क समझते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज़ में देखते हुए, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ऑप्शंस में देखते हुए ये आसानी से समझ में आता है कि धीरे धीरे रिस्क की पहचान उन्हें बेहतर हो रही है। तो फिक्स डिपॉजिट में अगर हमें ये ऑप्शन मिलेगा तो शायद इसका एडवांटेज वो लोग ले सकेंगे। ये समझना कि रिटेल इन्वेस्टर रिस्क समझता ही नहीं है, मैं समझता हूँ ये उनके साथ ज्यादती होगी। दूसरा पॉइंट होगा कि ये हैंडल कैसे होगा, राइट? क्योंकि रोज एवरी डे हर बैंक डिफरेंट मैच्योरिटीज की फिक्स डिपॉजिट इशू करती है अपने डिपॉजिटर्स को, तो ये कैसे मैनेज होगा? आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। हम ये तो टेक्नोलॉजी के हैंडल करने के लिए बहुत छोटा सब्जेक्ट है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। इससे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैंडल किए जाते हैं, तो ये बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। ज़रूरत है विल पावर की, ज़रूरत है इसके अराउंड नियम बनाने की और इसको मार्केट में लेके आने की। और तीसरा पॉइंट है कि हमारे पास ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि ट्रेडेबल है, तो लोग उसमें तो लोग नहीं आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक रिटेल प्रोडक्ट नहीं है, इसकी रिटेल एक्सेप्टेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट है और वो भी मनी मार्केट के लिए। सो लंबी अवधि के लिए नहीं, ये एक शॉर्ट मनी मार्केट कैश मैनेजमेंट के हिसाब से एक प्रोडक्ट है और ये काफ़ी हद तक इंस्टीट्यूशन के बीच ही सिमट कर रह गया है, इसे रिटेल तक नहीं लाया गया है। सो फाइनली अगर मैं इसे समराइज करना चाहूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रिटेल डिपॉजिटर को एक ऑप्शन होना चाहिए। जब मैं डिपॉजिट लेता हूं तो मेरे पास ये एक ऑप्शन होना चाहिए जो मैं यूज कर सकूं। इस ऑप्शन का अगर आप देखें तो एज सच कोई कॉस्ट नहीं है, और अगर कोई नॉमिनल कॉस्ट होगा भी इसके मैनेज करने के लिए तो वो मैं समझता हूं कि जो जो कंसोलिडेटेड बेनिफिट है उसके मुकाबले बहुत कम है। दूसरा इसका बेनिफिट होगा कि आज के डेट में हमारे पास अगर एसबीआई का अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है, तो हमें जो भी वहां से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो लेना ही पड़ता है। मैं एफडी के लिए एक नए बैंक अकाउंट को नहीं जाता हूँ, राइट? यहाँ पर क्या होगा, जब ये ट्रेडेबल होगी तो कल कल को मुझे अगर सपोज एचडीएफसी बैंक के बजाय किसी और बैंक जो जो मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, मैं उसमें अपनी फिक्स डिपॉजिट ले सकता हूँ। और यहाँ ये जानना बहुत आवश्यक है कि यहाँ मैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ जिसकी क्रेडिबिलिटी एटलीस्ट आज के डेट में हाईएस्ट है, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि मैं उस रेस्ट्रिक्ट नहीं हूँ सिर्फ किसी एक बैंक के साथ। इसके साथ साथ मुझे जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं, तो वैसे केस में जबरदस्त फायदा होने की जबरदस्त फायदा होता है, संभावना नहीं, जबरदस्त फायदा होता है। तो वो जो आज हम मिस कर रहे हैं वो हमें इससे मिल सकता है। सो ऑप्शन हो गया, आई कैन गो टू एनी बैंक, इंटरेस्ट रेट गिरने पर हमें विंडफॉल गेन और कोई पेनल्टी नहीं है विड्रॉल पे। सो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगता है कि एफडी में ट्रेडेबल की ऑप्शन आनी ही चाहिए। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑप्शन मिलने से मुझे इंटरेस्ट रेट नीचे आने पर डेफिनेट गेन होते हैं जो मुझे मिलना चाहिए। सेकेंड, कोई प्री मेच्योर विड्रॉल जो एफडी तोड़ने पर पेनल्टी लगता है वो नहीं लगेगा। और तीसरा कि मैं जो भी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें से अपनी एफडी चुन सकूंगा, राइट?
अब मैं कलेक्टिवली अगर इस बेनिफिट की बात करूं तो मैंने 2% की बेनिफिट की बात की थी बिना इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के। अब आज के डेट में लगभग 80 लाख करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है। अगर मैं 2% की बात करूं तो भी ये 1.6 लाख करोड़ की बात हो जाती है। 1.6 लाख करोड़ जो आज के डेट में डिपॉजिटर्स को नहीं मिल रहा है। अगर मैं पूरे 100% की बात करता हूं, बट अगर समझिए कि सिर्फ 10% लोग भी इसकी बेनिफिट लेते हैं, 10%, सिर्फ 10 में से एक आदमी ट्रेडेबल ऑप्शन चुनता है, फिर भी उसे लगभग जो कलेक्टिव बेनिफिट है वो 16,000 करोड़ का है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करने का कॉस्ट बहुत छोटा होगा। इट विल बी इन 2 डिजिट्स ऑफ क्रोर्स, लेस देन 100 क्रोर्स। तो अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट की बात करूं तो उसमें भी ये काफ़ी फायदेमंद होगा। आज के डेट में लोगों के पास डीमैट अकाउंट होते ही हैं। डीमैट अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वहाँ पर अगर मैंने इसे नहीं बेचा तो मुझे इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वो सारी जो टिपिकल बेनिफिट्स हैं एक बॉन्ड होल्डर की, वो मुझे मिलती रहेंगी और उसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप अब इसके बारे में सोचेंगे कि ऑप्शंस मुझे मिलने चाहिए, ट्रेडेबल करने के ऑप्शन मुझे मिलने चाहिए। ऑब्वियसली इसके लिए आरबीआई और सेबी दोनों को साथ बैठकर सोचना पड़ेगा कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या क्या नियम बनाने जाएं। बट मुझे लगता है कि फ़ायदे को देखते हुए जितनी जल्दी से जल्दी ये हो सके उतना बेहतर है। अगले वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।